नमस्कार। इस कोर्स के फाइनल सेशन में आपका स्वागत है। आज हमने इनविटेशन कई उन साथियों को भी दिया जो बहुत पहले ये वाला कोर्स कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। क्योंकि मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितने ज्यादा लोग मिलकर करें उतनी ज्यादा अच्छी होती है, एक दूसरे का असर पड़ता है। शुरू में जो मंदिर बनाने का कारण था वो यही था। एक तो वो खास जगह पे लोकेट किए जाते थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के सही जगह पे मंदिर कायम किए जाते थे, जहां पे हमको पूरी पृथ्वी की एनर्जी हमको मिल सके। और दूसरे, उसका जो हॉल होता था वो मेडिटेशन के लिए होता था। अब तो मंदिर वहां बनते हैं जहां पे आपको जमीन ग्रैब करनी होती है, और पुराने मंदिरों को हम इज्जत नहीं करते। वाराणसी में जो कांड हुआ है वो आपने पढ़ा ही होगा। वाराणसी में जब काशी विश्वनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार की बात हुई तो आसपास के इलाके को साफ किया गया। काशी के मंदिरों का पुराणों में जिक्र आता है कि कहां कहां पे विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचते हुए कौन से मंदिर आते हैं। अब वो मंदिर कहीं नजर ना आए। लोकल जो वहां के थे आपके आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा साहब वो किताबों की बात पे कौन जाता है, पुराण की बातें ये तो कहानियां होती हैं, इनको क्या मानने की जरूरत है, बकवास है। होंगे भी तो टूट टाट गए होंगे, और क्या है। मोदी जरा खतरनाक किस्म के आदमी हैं। उन्होंने कहा मंदिर तो वही है, ढूंढ लें तो अच्छा रहेगा। अब इसका मतलब जिसको समझना होता है वो लोग समझने लग गए हैं कि बेटा ये ढूंढना ही पड़ेगा तुमको। जानते हो मंदिर कहां से मिले? एक एक मंदिर मिल गया। पुराणों में विवरण जिसका आया था, एक एक मंदिर मिल गया। लोगों ने उन मंदिरों को अंदर दफन करके ऊपर घर बना लिए थे। तिमंजिले मकान बन गए उनके ऊपर। पौराणिक काल के मंदिर जिनकी एक एक मूर्ति की कीमत 100-100 करोड़ हो सकती है, तो उस वक्त तो मंदिर हिसाब से बनाए जाते थे ताकि हम एक सही जगह पे पृथ्वी की ऊर्जा का लाभ उठा सकें और इकट्ठे होके एक दूसरे की मेडिटेशन का लाभ उठा सकें। अब ना तो मंदिर ही सैंक्टिफाइड है, सही जगह पे मंदिर ही नहीं है। जैसा मैंने दिल्ली में ड्रामा देखा है, किसी जगह पे अगर 2 एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोगों को होता है यहां भूत रहता है। ट्रक वाले एक्सीडेंट नहीं कराना चाहते तो वहां पे 2 ईंटें फेंक देंगे। हर ट्रक वाला 2 ईंट फेंक के चला जाता है। कुछ दिनों में 150 ईंटें इकट्ठी हो जाती हैं। फिर कहीं से एक भंगेड़ी बाबा आ जाते हैं और एक दिन आप वहां बोर्ड लिखा हुआ पाते हैं, प्राचीन शिव मंदिर। हमारा पर्पस ये कभी नहीं था। मंदिर बहुत सोच समझ के सही जगह पे सही लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगर हम सही जगह पे बना लें तो वहां मेडिटेशन करने कौन जाता है।
लोग या तो भगवान को रिश्वत देने जाते हैं या अपनी सिफारिश करवाने जाते हैं कि मेरा काम मतलब जो आप सजा देने वाले हैं उसको माफ कर दीजिए, या लोगों को बताने जाते हैं कि हम इतने धार्मिक हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, या हम लड़की को देखने जाते हैं, सुंदर लड़कियां अगर आई हो तो उनको देख लेते हैं, और जो इससे भी बच जाते हैं वो फिर वहां से चप्पल चुराने के लिए जाते हैं। घर से टूटी चप्पल पहन के जाना है, बढ़िया जूता पहन के आना है। तो जब आप मंदिर जा ही इसी पर्पस से रहे तो वहां से आपको मेडिटेशन में क्या मिलेगा? तो अच्छा है कि हम लोग, काफी लोग आज मिलके मेडिटेशन कर रहे हैं। आज आसन हमारे पूरे हो चुके हैं, कोई नहीं करेंगे। सिर्फ आज की मेडिटेशन का पर्पस समझना है, और उससे पहले हमको, कल हमने ध्यान तक की बात कर ली थी कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। आज हमको आखिरी समाधि की बात करनी है। ध्यान और समाधि में कोई फर्क नहीं है, डिग्री का फर्क है। जब आप सोच समझ के कहते हैं कि अब हम मेडिटेशन में बैठने जा रहे हैं तो ये ध्यान होता है, और जब आपकी 24 घंटे आपका ध्यान वहीं लगा रहता है उसको समाधि कहते हैं। आप करने नहीं बैठ रहे हैं कि इतने बजे शुरू करेंगे और इतने बजे खत्म करेंगे। जो हम आप करेंगे ये ध्यान है कि 8 बजे शुरू करेंगे, 8:30 बजे खत्म कर देंगे। इट हैज अ बिगिनिंग, इट हैज अ एंड। जब वो आपके अंदर ही चलता रहता है, आप जो भी कर रहे होते हैं आपका ध्यान ही हो रहा होता है, उसको फिर मेडिटेशन कहते हैं, मतलब समाधि कहते हैं। उसकी डिग्री सबकी अलग अलग होती है। कईयों की समाधि टूटती है, कईयों को कुछ भी हो जाए किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में सबकी टूटती है, लेकिन फिर अंदर हमारे एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बन जाता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ भी चल रहा हो, आप अपने जहां से जुड़े हुए हैं वहीं से जुड़े हुए हैं। जिसको कबीर कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, गुरु चरणन से अब लिपट रहना। तो किसी से लेना देना नहीं, आराम से अपनी दुनिया में पड़े हुए हैं। पर अगर आपकी टूटती है तो उससे परेशान मत होइएगा। मेडिटेशन अगर टूटती है, किसी चीज से आपकी सारी पेशेंस खत्म हो जाती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़ों की टूटती है। इसका बहुत बड़ा कांड हुआ था हमारे यहाँ पे। संतों में रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कौन होगा? उनके साथ कौतुक हुआ था। जब वो गुरु थे तो उनके शिष्य उनको भगवान से ज्यादा मानते थे, और थे भी भगवान मानने के लायक। ऐसा प्यार करने वाला हो नहीं सकता, और इस लाइन में प्यार ही चलता है। काली के उपासक थे, भोग बना के ले जाते थे। सब लोग ले जाते हैं, आप भी लेके जाते हैं भोग। वो वहां बैठ जाते थे, माँ खा ले। अब माँ कहाँ आती है, काली माँ कहाँ आती है खाने? अच्छा माँ, तू भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता। 7-7 दिन भूखे बैठे हैं। हिम्मत चाहिए साहब। उस लेवल पे पहुंचे हुए संत जब बन चुके थे और सब गुरु बन गए थे, ये शुरू की स्टेज की बात थी। फिर ये भी बंद हो जाता है। ये दिखावा भी करने की जरूरत नहीं रह जाती कि मुझे कितना प्यार है। तो एक बार वो समाधि में थे, रामकृष्ण परमहंस समाधि में थे, और कह के समाधि में गए थे कि भाई कोई भी आए मुझे डिस्टर्ब मत करना। विवेकानंद नए नए शिष्य थे, लेकिन पिछले जन्म के कर्म बहुत ऊंचे थे, बहुत काम किए हुए थे। ये घूमते फिरते पहुंच गए। अब ये क्योंकि यंग थे और कुछ ही दिन हुए आए थे, इनको पुराने जो उनके शिष्य थे बहुत नापसंद करते थे। हमारी हायरार्की हर जगह चलती है। भगवान के रास्ते में भी हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो हम उनको भी नीचा दिखाना चाहते थे। हर जगह कंपटीशन है, सीनियरिटी चलती है। तो उन्होंने कहा भाग बे,
कहता है महाराज जी से मिलना है, कहता है समाधि में है। तो अरे यार समाधि में नहीं है, अरे मोचियों के यहाँ बैठे हैं वो तो। रामकृष्ण परमहंस के बारे में इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गाली, वो पिटाई हुई विवेकानंद की कि पूछिए मत, कि इतने बड़े संत को इतनी बड़ी बात कहता है, बदतमीज कहीं का। शोर शराबा मच गया, रामकृष्ण परमहंस बाहर आ गए। क्या हुआ भाई? देखिए महाराज, आपने इस लड़के को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, हमारे मुंह पे कह रहा है कि कहीं पे महाराज जी समाधि वारा में नहीं है, मोचियों के यहाँ घूम रहे हैं। बताइए इससे बड़ा बदतमीज कोई हो सकता है? आप पता नहीं कैसे इसको बर्दाश्त कर लेते। वो मुस्कुरा के बोले, तुम लोग बेवकूफ हो, वो ही सही है। मेरी समाधि लग के नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा जूता टूटा हुआ है। मेरे मन में एक बात घूम रही थी कि किससे ठीक कराऊंगा मैं। अगर रामकृष्ण परमहंस की समाधि जूते को लेके टूट सकती है तो हमारी आपकी क्या औकात है? तरह तरह के विघ्न आएंगे, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो सब हो जाएगा। ये सब चीजें तब आपको छोड़ती हैं जब आप इनको इग्नोर करना सीखते हैं। हो गया, चलो फिर दोबारा शुरू करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा, ये आती रहेंगी। धीरे धीरे धोना, सफाई करते रहना। जैसे कपड़े पे दाग लग जाता है, एक बार धोने में नहीं साफ होता, लेकिन 5-7 धुलाई के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। उसमें छुटकारा मिल जाएगा। तो जब आपको ये सोचना ना पड़े, तब आपकी समाधि हो जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको वही चलता रहे। एक संत से किसी ने पूछा, आप समाधि कैसे करते हैं? उनका जवाब बड़ा क्लासिक था, जब मैं खाना खाता हूं तब मैं खाना खाता हूं, जब मैं सोता हूं तब मैं सोता हूं। अब बताइए, उनकी समाधि यही है कि खाना खाते वक्त वो खाने पे फोकस कर रहे हैं, सोते वक्त वो सोने पे फोकस कर रहे हैं। हमारा आपका क्या होता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो टीवी पे फोकस कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं तो व्हाट्सएप पे फोकस होता है हमारा, सोते वक्त भी। तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिंगल माइंडेड फोकस जिस चीज पे भी कर लोगे वही हो जाएगी। जब आपका हर चीज भगवान की तरफ जाएगी तो फिर वो अपने आप, उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उसको आना पड़ता है। कोई ज्यादा तपस्या वगैरह नहीं करनी पड़ती। ये बेकार की बातें आप पढ़ पढ़ के पुराणों में डर गए होंगे कि इतने साल तपस्या करनी पड़ी, स्किन सूख गई। यार कुछ नहीं करना पड़ता। जिन्होंने सब करके देख लिया, बाद में सबको समझ में आ गया, सिर्फ प्यार करना है, उसको आसान हो जाता है। आइए उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। हम लोग पिछली मेडिटेशंस में गुरु के साथ सेल्फ चेंज करते रहे ताकि हमारे दूध में थोड़ा दही पड़ जाए, खट्टा लग जाए तो हमारा दूध भी दही बन जाए। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा आगे लेके जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अपने अहंकार को छोटा करते जा रहे थे और गुरु मूर्ति को बड़ा करते जा रहे थे। लेकिन बड़ा करके भी वो दो अलग एंटिटीज हैं। जितनी देर मेडिटेशन किया उतनी देर तो गुरु का मान रहता है, महत्व रहता है। जैसे ही घर गए, बेवकूफ आदमी है, छोड़ो परे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये होना है। क्योंकि हमारे को ये हम सुपरफिशियल लेवल पे लेके आ रहे हैं, ये हमारे मन में नहीं है, ये इंसान की फितरत है। आपने देखा होगा, जब भी किसी के फ्यूनरल में आप जाते हैं
तो वहां बैठ के जब आग जल रही होती, क्या यार इंसान का क्या जीवन है, इसके पास इतना था खत्म हो गया, क्या इसी के लिए हम इतना लड़ते झगड़ते हैं, बुराइयां करते हैं, इतनी हम लूट खसोट करते हैं, क्या फायदा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माया मोह से बच जाना चाहिए। ये फीलिंग तभी तक रहती है जब लौट के आप कार में बैठ के शमशान घाट से बाहर नहीं आते। जैसे ही शमशान घाट से बाहर आते हैं वैसे ही दूसरे का हॉर्न सुनते ही आपकी ये तंद्रा खत्म हो जाती है। फिर वही लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत दोबारा शुरू। हम इसको थोड़ा और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि इस जगह पे जाके हम एटॉमिक लेवल पे गुरु के कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर लेते हैं ताकि एक नई चीज बन जाए जिसको हम तोड़ ही ना सके। हम चाहें भी तो वो अपने पुराने रूप में ना जा सके। जो सबसे इंडिपेंडेंट चीज रह सकती है दुनिया में उसको एटम कहते हैं। आप लोग सेल सेल के बारे में सुन के ही चौंके थे कि फुल स्टॉप से 1200 गुना छोटा होता है। जो एटम होते हैं वो उससे भी हजारों गुना छोटे होते हैं। आपने केमिस्ट्री की किताबों में एटम की फोटो भी बनाई देखी होगी, बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और वैसे भी बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक दुनिया में किसी ने एटम को देखा नहीं है। आज तक कोई ऐसा माइक्रोस्कोप ना ही बना है ना बन सकता है जो कि एटम को देख सके। इट्स ए हाइपोथेसिस, एक कल्पना है कि ऐसा होता होगा। और खासतौर पे जो आप किताबों में दिखाते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। जो किताबों में छपा होता है बीच में एक न्यूक्लियस सेंटर है, उसका चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो हम समझते हैं कि ये इतना बीच में होगा, चारों तरफ ये घूम रहे होंगे। उनकी अगर आप एक्चुअल साइज के हिसाब से बनाएं तो जितना बड़ा आपने न्यूक्लियस बनाया है एटम का, अगर वो आपकी किताब के बीचों बीच है तो जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो 5 मील 8 किलोमीटर दूर आपको दिखाने पड़ेंगे साइज वाइज। इतने दूर हैं वो। भाई आप न्यूक्लियस को बड़ा कर रहे हैं ना, जब आप न्यूक्लियस को एक तिल के दाने जितना बड़ा बना के फोटो बना रहे हैं तो आपको डिस्टेंस भी तो पूरी दिखानी पड़ेगी। जब आप मैप बनाते हैं तो उसमें 100 मील को आप 1 इंच में दिखाते हैं। आपके जीपीएस पे, कार के जीपीएस पे भी तो ऐसा होता है ना, 1 इंच 1 मील या 1 किलोमीटर। तो अगर आपको रेशो मेंटेन करनी है तो और न्यूक्लियस उतना बड़ा बनाना है जितना आपकी किताब में है, तो इलेक्ट्रॉन आपको 8 किलोमीटर दूर दिखाने पड़ेंगे। तो एटम को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देख सकता है। और ये कहानी भी कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, ये भी हमारे दिमाग की उपज है। इसमें एक मजेदार बात बताएं आपको। 1920 में एक साइंटिस्ट को, रदरफोर्ड को, नोबेल प्राइज मिला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। उसके ठीक 20 साल उनके ही बेटे को नोबेल प्राइज मिला कि नहीं, ये पार्टिकल नहीं होते, वेव्स होती हैं। और उसके 30 साल बाद किसी और आदमी को नोबेल प्राइज मिला कि ना वो पार्टिकल होते हैं ना ही वेव्स होते हैं, वो दोनों होते हैं। 3 नोबेल प्राइज एक ही बात को लेकर। एटॉमिक लेवल पे जाके हमारा सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सब कुछ फेल हो जाता है। कोई विज्ञान काम नहीं करता। अब देखिए,
हमारे लेवल पे हम जहां पे हैं वहीं तो हो सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो आप चंडीगढ़ में ही हो सकते हैं ना, दिल्ली में तो नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? कोई हो सकता है? हाँ, कुछ हस्बैंड हो जाते हैं जो बीवी को कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ होटल में जा रहा हूँ और दिल्ली पहुंचे हुए होते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में दो जगह आप नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे दो जगह हो सकता है। इस पर मैं जोक सुनाऊं आपको। एक बीवी ने हस्बैंड को फोन किया, हाँ जी कहाँ हो? कहते ऑफिस में बहुत फाइलें मोटी मोटी पड़ी हैं, काम कर रहा हूं। तो कहती है जरा अपने पीछे घूम के देख लो, होटल में हम आपके पीछे ही बैठे हैं और बेटा पूछ रहा है कि मम्मी ये जो आंटी बैठी है पापा के साथ ये कौन है? उस तरह तो हो जाते हैं हम दो जगह पे, लेकिन रियल लाइफ में नहीं हुआ जाता। अच्छा, अगर आप घर में बैठे हैं तो ये तो पक्का है ना कि आप चंडीगढ़ में हैं, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आपको चार लोग देख पा रहे हैं तो वो तो गवाही दे सकते हैं ना कि आप फला टाइम फला जगह थे। इलेक्ट्रॉन की गवाही कोई नहीं दे सकता। आपको नजर आता है कि वहां यहां है, लेकिन वो नहीं हो सकता। विचित्र बात होगी ना। एक टाइम पे वो दो जगह भी हो सकता है और वो एक टाइम पे कहीं भी नहीं हो सकता, आपको लगता है कि है। अब ऐसे को लेके आप क्या करेंगे? हमको अपने आप को एटॉमिक लेवल पे चेंज करने की कोशिश करनी है। होता क्या है, प्योर एटम्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, किसी और चीज से मिलके मॉलिक्यूल बना के वो रहते हैं। जब किसी चीज का मॉलिक्यूल बनता है तो उसका बेसिक कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। जैसे आपने पानी पिया कभी? जरूर पिया होगा शायद कभी ना कभी। पानी की एक खूबी खराबी ये होती है कि वो आग को बुझा देता है। पानी अगर आग पे डाल दें तो क्या होता है? बुझ जाती है ना। पानी किस चीज से बनता है? H2O, दो हिस्से हाइड्रोजन एक हिस्से ऑक्सीजन। दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन का मिलके बनता है, और जब वो मिला हुआ होता है तो पानी आग को बुझाता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके तोड़ लो तो क्या होता है? हाइड्रोजन भी आग पकड़ती है, ऑक्सीजन भी आग पकड़ती है, तो कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, नमक खाते होंगे आप, सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा, नमक अगर गीला हो जाए तो क्या होता है? सॉगी हो जाता है ना। नमक में अगर बहुत जल्दी पकड़ता है उसको, सीलन को। ये तो आपका खास तौर का डेसिकेटेड नमक होता है जो सीलन नहीं पकड़ता। अगर शुद्ध नमक लें तो जरा सा गीलापन लगा और फिर आपको उसको अपने शेकर से निकाल नहीं सकते। पानी को बहुत जल्दी खींचता है। अच्छा, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम अलग कर दीजिए, क्लोराइड क्लोरीन अलग कर दीजिए। सोडियम का जानते हैं क्या होता है? आप इतना सोडियम का एटम रखिए कहीं, सोडियम इतने बड़ी डली रख लीजिए और उस पर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए तो क्या होगा पता है? सोडियम पे अगर आप पानी छिड़केंगे तो इतनी भयंकर आग लगेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तेजी से आग पकड़ता है। हम अपना कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सोडियम एटम को कोई क्लोराइड का एटम मिल जाए, क्लोरीन का एटम मिल जाए, ताकि हम नमक बन जाए। हम वो हाइड्रोजन है जो चाहते हैं कि थोड़ी ऑक्सीजन हम में मिल जाए ताकि हम पानी बन जाए। हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए
गुरु तत्व को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। और इन दो चीजों को मिलाना जो है, सिर्फ उनको पास रख देना काफी नहीं है। जैसे आप किसी दो मेटल को साथ साथ रख देने से वो नई मेटल नहीं बन जाती, उसको गर्म करना होता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होना जरूरी होता है। उसी तरह से अब तक हम क्या कर रहे थे, गुरु एलिमेंट को, गुरु तत्व को बड़ा कर रहे थे। अब हमने इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है। बाकी के स्कूल्स में सहस्त्रार का प्रयोग सिर्फ किया जाता है एक जगह पे पहुंचने के लिए। हम उसको पहुंचने के लिए ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम उसको स्टेपिंग स्टोन बना रहे हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत। हम अपने सहस्त्रार का इस्तेमाल करेंगे कि वो सुदर्शन चक्र की तरह घूमे। और इस वक्त जो दो तत्व मिल गए हैं, हमारे 5 तत्व, गुरु का एक तत्व, उनको वो इस बुरी तरह से काट दे कि ये कौन सा तत्व किसका है, वो फर्क ही मिट जाए, दोनों आपस में मिल जाएं। जैसे जब आप कोई गाढ़ी चीज पानी में मिलाते हैं तो नीचे बैठ जाती है। सिंपल रूह अफ़ज़ा भी अगर आप डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा। तो उसको क्या करना होता है, जोर से शेक करना होता है, अच्छे से हिलाना होता है। हम चाहते हैं कि हमारा सहस्त्रार चक्र हमको इस बुरी तरह से झंझोड़ दे कि एक नया तत्व पैदा हो जाए। आज की मेडिटेशन में फाइनल स्टेज में पहले सर पे जाने के बाद और जब घूमना शुरू करेंगे तो आज आप पाएंगे कि जब वो एक स्पीड पकड़ जाएगा तो वो आपके शरीर को उसी तरह से काटना शुरू कर देगा जैसे आरा मशीन लकड़ी को काट देती है। अगर आपने लकड़ियां कटती देखी है, इतनी उसका जो घूमता है उसका इलेक्ट्रिक सॉ उसको इतने लकड़ी का कुछ से कुछ बना देता है। इस तरह हम उसको चाहते हैं कि हमको सर से पांव तक काट दे, क्योंकि हमारे अंदर गुरु तत्व आया हुआ है। तो उसका एक तत्व हमारे 5 तत्व मिलकर एक 6 चीजों का नया तत्व बन जाए। हमारी वो कड़वाहट, वो हमारी जलन, वो हमारी ईर्ष्या, वो हमारी नफरत, जिसको हम छुटकारा नहीं पा रहे, एक नई चीज बन जाए जो उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से काबू पा सके। एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, एक कैटलिस्ट मिले किसी चीज के साथ। हल्की सी कोई चीज नहीं मिल जाने से कई बार ऐसी चीज हो जाती है जो हम में कहीं नहीं होती। रशिया में आपने नाम सुना होगा, साइबेरिया नाम का एक इलाका है। साइबेरिया में विचित्र काम होता है, भयंकर सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर 0 से 30, 35, 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। लेकिन इसमें साइबेरिया के एरिया में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। सृष्टि का नियम यह है कि कोई भी तत्व जिस कंडीशन में होता है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। पानी जब वो काफी बड़े अमाउंट में होता है तो वो जमना नहीं चाहता। टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, 0 से नीचे चल जाता है, लेकिन जमता नहीं है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जब आप फ्रिज में आइस ट्रे रखते हैं जमने के लिए तो उसमें कटर होते हैं। अगर आप पूरी रखेंगे तो उसमें बिजली भी ज्यादा खर्च होगी, मुश्किल से जमेगा, लेकिन उसके बीच में जो प्लास्टिक के डिवाइडर होते हैं उनकी वजह से वो जल्दी जम जाता है। यहाँ पे ये जो झीलें हैं ये क्योंकि बहुत बड़ी हैं तो टेम्परेचर माइनस में जाने से भी जमता नहीं। उसका वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाली जो लेक्स हैं बड़ी वाली, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। वहां पे आम आदमी नहीं जा सकता। वो वहां पे जो उनके कोई विजिटिंग डिग्नेटरी होते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आया हुआ होता है सर्दियों में, वैसे तो वहां सर्दियों में जाता कोई नहीं, उसको वो लेके जाते हैं, जिसमें नेहरू जी एक बार गए थे। तो वो उस प्रधानमंत्री को वहां खड़ा कर देते हैं और उसके हाथ में थोड़ी सी बर्फ दे देंगे, फ्रिज से ले जाई गई थोड़ी बर्फ उनके हाथ में पकड़ा देते हैं और उनको कहते हैं साहब इस पे ये बर्फ फेंक दीजिए। जैसे ही वो बर्फ उसमें गिरती है वो कैटलिस्ट का काम करती है, आधे घंटे में पूरी की पूरी झील जम जाएगी, आधे घंटे में।
बस उसको एक बाहर से कैटलिस्ट चाहिए कि कोई मेरे को एक बार उसके क्रिस्टल बनाना शुरू कर दे, तो टक 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 करके थोड़ी देर में। और अगर वो आमतौर पे वो क्या करते हैं कि उस डिग्निटरी का लंच वहीं किनारे रख देते हैं कि आइए सब हम लंच करते हैं। बर्फ डलवाने के बाद उनको नहीं बताते हैं कुछ भी, लंच करने ले जाते हैं। जब वो आधे पौने घंटे बाद उठ के आते हैं तो पता लगता है कि पूरी झील जम चुकी है, आइए अब इसके ऊपर हम स्कीइंग करते हैं। हम चाहते हैं कि सहस्त्रार चक्र हमारे अंदर ऐसा एक परिवर्तन ला दे कि हमारे अंदर थोड़ा गुरु तत्व पड़ जाए, हम अपने उन कमियों पे ज्यादा अच्छे से काबू पा पाए जिसको हम खुद से करने में असंभव हो रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल तो गाड़ियां ऑटोमेटिक हो गई हैं। पुराने टाइम पे कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी तो क्या हुआ, 3 लोगों को बुलाओ, धक्का मारो, गाड़ी स्टार्ट। ये इतना कॉमन था कि इसके ऊपर पूरी फिल्म आई थी, चलती का नाम गाड़ी। अगर नहीं देखिए तो देखिएगा, क्लासिक फिल्म है। सारे के सारे किशोर कुमार ब्रदर्स उसमें है, किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों भाई हैं। क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है, कभी भी बैटरी डाउन हो जाती थी तो गाड़ी खड़ी हो जाती थी, धक्का मारना पड़ता था। हम चाह रहे हैं कि गुरु तत्व हमको वो छोटा सा धक्का लगा दे। बातें बहुत हो गई, आज हमको सिर्फ मेडिटेशन करनी है। आइए वहां पर पहुंचते हैं, कैमरा ऑफ कीजिए और मेडिटेशन की तैयारी शुरू करते हैं। थोड़ा आज टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि फुल मेडिटेशन कराने जा रहा हूं, तो थोड़ा ये मत सोचिएगा कि 8:30 बजे ही खत्म कर देंगे, थोड़ा ज्यादा चलेगा। पहुंचिए अपनी अपनी जगह पर। जो जो अपने कमरे में है उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की मेडिटेशन जरूर बिना कपड़ों के करें, आपको ज्यादा फायदा होगा। फाइनल है। हाँ, अगर आप पब्लिक प्लेस में तब तो बात ही दूसरी है, लेकिन अगर अपने पास कमरा है और उसको आप बंद कर सकते हैं तो इट शुड बी डन विदाउट क्लोथ। शांत बैठें, हो सके तो किसी कुशन पे, तकिए पे या फोल्ड किए हुए ब्लैंकेट पे, हाथ गोद में या घुटनों पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर शांत, जीभ मुड़कर ऊपर की तरफ गई हुई। शरीर को ध्यान से देखें, सर में जहां बाल है वहां पर कैसा ऊर्जा प्रवाह और जहां पर नहीं है वहां पर कैसा। जो अंग किसी चीज को छू रहे हैं वहां पर कैसा और बाकी स्थान पर कैसा। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो ढके भागों में कैसा और
उगड़े भागों में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें तो अपने तनाव को भी साथ में छोड़ने की कोशिश करें। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका तनाव है। जो आप किसी भी चीज में कमी निकाल रहे हैं तो आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं। जो कुछ है सब प्रभु का है और अच्छा है। इस भावना के साथ सांस छोड़िए। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। एक एक करके अपनी माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप आंखों में लाएं, उनसे भी सहायता की प्रार्थना करें। याद रखिए, रामचंद्र जी की जब कहानी आती है कि वो स्वयंवर में धनुष तोड़ने गए हैं तो उन्होंने एक एक से जाके आशीर्वाद मांगा था सृष्टि के मालिक ने। हम पता नहीं क्यों शर्मा जाते हैं लोगों से प्रार्थना करने की। गुरु का स्वरूप आंखों में लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में लाएं और प्रार्थना करें कि ध्यान के समय अंग संग सहाय रहे। ध्यान को नाभि पर लेकर जाएं, सांस भरते वक्त नाभि के बाहर आने पर और सांस छोड़ते वक्त नाभि के अंदर जाने पर ध्यान दें। ध्यान को भ्रूमध्य यानी दोनों भवों के बीच में लेकर जाएं। सांस भरते हुए गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए अंदर आज्ञा चक्र तक जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए ओम शब्द का उच्चारण करते हुए बाहर आए। गुरु ओम, गुरु ओम 21 बार ऐसा करें और फिर शांत होकर बैठ जाएं। आज्ञा चक्र पे, पीनियल ग्लैंड पे जो सफेद रंग का प्रकाश होना शुरू हो गया है उस पर ध्यान दीजिएगा और जब वो घूमने लग जाए तो पूरी तरह से अपने आप को वहीं पर स्थिर कर दीजिएगा। शुरू करें।
अंगूठों के टिप्स को गीला करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। याद रहे आपका ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे बना रहे। जब 21 आरतियां पूरे हो जाएं तो हाथों को नीचे रख लें और केवल ध्यान को आज्ञा चक्र पे बना के बैठे रहें। अनुलोम विलोम करते वक्त अगर आपकी जीभ ऊपर मुड़ी रहे तो ज्यादा अच्छा है। हल्के से लेट जाए। प्रार्थना करें कि गुरु अंग संग सहाई हो, ताकि उसके हृदय से हम अपने 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3-3 सुनहरी सांसें पहुंचा सकें, जो हमें प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य से भरते हैं। इन मर्म स्थलों से जब भी सांस छोड़ें तो धारणा लाएं मन में कि अंदर का अंधकार, रोग, तनाव और पीड़ा काला धुआं बन के निकल रही है। 16 के 16 मर्म स्थल होने के बाद फिर पूरे शरीर में जितनी समय आपके पास हो उतना सांसें पूरे शरीर में पहुंचाएं।
हल्के से उठकर बैठ जाएं। अब आपको दूसरे तरीके से अनुलोम विलोम करना है, यानी आपका अंगूठा आपके दाएं नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करे, आपकी रिंग फिंगर बाएं अंगूठे को बाएं नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करे, और आपकी इंडेक्स फिंगर, पहली फिंगर आपके दोनों भवों के बीच में जाए। बाईं तरफ से सांस भरना, इस सांस को डायरेक्ट करना अपने आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड की तरफ। जितनी देर ये वहां रिएक्ट कर सके इसको रिएक्ट करने दीजिए, और फिर दाईं तरफ से छोड़ दीजिए। अगली बार दाईं तरफ से सांस भरना, बाईं तरफ छोड़ना। ये एक रेपिटेशन हुई, 21 बार करना है। पहली ही रेपिटेशन से कोशिश करें कि आपके पीनियल ग्लैंड का जो सफेद प्रकाश है वो गुरु मूर्ति का रूप लेने लग जाए। हर बार उसको बड़े से बड़ा करते जाए। हर अनुलोम विलोम के साथ गुरु मूर्ति बड़ी, आपका अहंकार छोटा होता चला जाए। अब जबकि अहंकार थोड़ा छोटा हो गया है, तो आपको एक त्रिशूल की प्राप्ति होगी। और आपको सिर्फ इतना करना है कि गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए इसको पीछे की तरफ खींच लेना, और फिर ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जो गुम्मद है अपने मस्तिष्क का उसकी तरफ फेंकते जाना, ताकि उसमें छेद हो जाए और आप ऊपर से आते हुए प्रकाश की किरणों को अंदर आते हुए अनुभव कर सकें।
ऊपर से आती इन प्रकाश किरणों को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करें और इस छेद से बाहर निकल आए और बाहर देखिए कि कैसे आपका पूरे का पूरा दृश्य जो है बहुत ही छोटा होने की बजाय विस्तृत हो जाता है। आपको कैसे वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली वाली फीलिंग आनी शुरू होती है। जैसे बंद कमरे से किसी को खुले आकाश के नीचे खड़ा कर दिया हो। अपने सर के सामने की तरफ घड़ी का 12 अनुभव कीजिए। दाएं यानी राइट कान के पास ऊपर 3 का अंक, पीछे की ओर 6 और बाएं यानी लेफ्ट साइड के ऊपर 9 का अंक। 3, 6, 9, 12। 12 से घूमना शुरू करिए और इस चक्र को जितना तेजी से घुमा सकें घुमाना शुरू कर। अब ऐसा अनुभव करें कि ये चक्र एक आरी की तरह नीचे आना शुरू हो गया है और आपके पंच तत्व के शरीर के अंदर जो गुरु तत्व शामिल हुआ है, इन दोनों को बिल्कुल काट कर एटॉमिक लेवल पे टुकड़े करता जा रहा है। सर की तरफ से इसको नीचे आने दीजिए और बिल्कुल नीचे तक सब कुछ काट देने दीजिए। जैसे लकड़ी का बुरादा बन जाता है, इस तरह दोनों अपने और गुरु के तत्वों को कट कर एक जान हो जाने दें। जब चक्र बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाए तो इसको फिर ऊपर लेकर जाइए, फिर नीचे लाइए। इतनी बार ऊपर नीचे करें कि पूरी तरह से जैसे बारीक पाउडर हो जाता है, इस तरह के सारे शरीर बिल्कुल खत्म हो जाए। जल्दी से लेट जाएं, बाईं करवट होके गर्भावस्था में पहुंच जाएं और अपना एक नए स्वरूप में पुनर्जन्म होने दें। 5 तत्वों की बजाय 6 तत्व में अपने उन हर खामियों खराबियों से छुटकारा पाने की कोशिश करें जो आपको रोके हुए थी।
अपनी उस झील को, जिसका पानी शून्य से भी कम तापमान होने पे भी जमने से इनकार कर रहा था, उसको जमता हुआ महसूस करें, लिक्विड से सॉलिड हो जाए। कई लोगों के लिए ये अनुभव उनके जीवन का सबसे सुंदर होता है, इसलिए मैं आपको उठने के लिए नहीं कहूंगा। जितना समय आपके पास हो इसी स्थिति में रहिए, और उसके बाद से खुद के उठ के आपको समाप्ति का कैसे कैसे ध्यान करना है वो आपको आता ही है। पहले धन्यवाद, और उसके बाद हाथों को रगड़ के कैसे शरीर पे लगाना है। आज जल्दबाजी मत करें, जितने टाइम स्थिति में रह सकते हैं रहें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। कभी कुछ पूछना हो तो जब मर्जी मुझसे बात कीजिएगा। आपका कोर्स आज समाप्त होता है।